हेलो एवरीवन। अभी तक हमने अपने केटीजी के अंदर लगभग लगभग पूरी हेडिंग खत्म कर दी। ये लास्ट पार्ट होगा। ठीक है। जो लास्ट पे आइसोथर्मल प्रोसेस हमने पढ़े, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस इन आइडियल गैसेस में। अब बस उससे रिलेटेड 10 से 12 न्यूमेरिकल है बस। उसके बाद पूरा इसी पार्ट में खत्म कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए कुछ भी लेके नहीं जाए। ये लास्ट पार्ट ही। ठीक है। वीडियो चाहे जितनी भी लंबी हो, चाहे जितने भी देर तक के लिए हो, ये लास्ट है। ठीक। चल, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टोटल 12 क्वेश्चन है। ठीक। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन द पीवी डायग्राम इफ द टेम्परेचर ऑफ पॉइंट ए इज टी, ठीक, फाइंड द टेम्परेचर एट पॉइंट बी एंड सी, ऑल्सो ड्रॉ पी टी एंड वी आई डायग्राम ऑफ गिवन प्रोसेस। ठीक। क्वेश्चन पे ये बोला है कि एक पीवी डायग्राम गिवन जिसमें इफ द टेम्परेचर ऑफ पॉइंट ए इज कितना गिवन है, ए पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो टी नॉट है। और क्या बोला है, फाइंड द टेम्परेचर एट पॉइंट बी एंड सी पे मुझे मेंशन करा है। बी और सी पॉइंट पे मुझे कितना टेम्परेचर होगा। ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, पीटी ग्राफ के लिए और वी आई ग्राफ के लिए, सॉरी वीटी ग्राफ ड्रॉ भी करना है। ठीक। तो देखो, जब इस ग्राफ को आप देखोगे तो आप एक चीज देख रहे हो कि ए से बी के लिए, कहाँ से, ए से बी तक के लिए एक कैसा वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन है और पी एक्सिस के पैरेलल है। मतलब यहाँ पे जो होगा ये मेरे पास कैसा प्रोसेस होगा, आइसोबरिक होगा। ठीक है। यहाँ पे कैसा प्रेशर कांस्टेंट होगा और ये कौन सा होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कैसा है, मेरे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट है वॉल्यूम है क्या, नहीं नहीं नहीं, उल्टा बोल रहे हैं। देखो, जब मैं वाई एक्सिस के पैरेलल, मतलब जिसके पैरेलल हूँ, सिर्फ वो चीज चेंज होगी और अदर कैसी है, कांस्टेंट। तो पी के पैरेलल हूँ तो पी की वैल्यू चेंज होगी, बट वॉल्यूम कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। देखो यहाँ पर भी वी नॉट, यहाँ पर भी वी नॉट। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट ऑर्डर देखने को मिलेगा वो पी नॉट कॉमा वी नॉट देखने को मिलेगा। और बी पॉइंट का कौन सा देखने को मिलेगा, टू पी नॉट कॉमा वी नॉट देखने को मिलेगा। तो ए से बी तक के लिए जो जा रहा है ये कौन सा प्रोसेस है, मेरे पास आइसोकोरिक है। ठीक। और ये कौन सा है, आइसोकोरिक, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। और यहाँ पर देखो प्रेशर कांस्टेंट है 2p0, जिसे हम क्या बोलते हैं, आइसोबरिक कहते हैं। तो दो प्रोसेस के फॉर्मेट में, एक आइसोकोरिक है और आइसोबरिक है। ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूछ रहा है कि ए पॉइंट का जो टेम्परेचर वो टी नॉट है, ये पूरी प्रोसेस में कहीं पर भी आइसोथर्मल नहीं है। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ए पॉइंट का टेम्परेचर अगर टी नॉट है तो बी और सी पॉइंट का टेम्परेचर कितना हो। ठीक। तो एक चीज आप देखो, अगर मैं ये कहा, अब यहाँ पर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये मालूम है कि ए पॉइंट के लिए प्रेशर मेरे पास पी नॉट है, वॉल्यूम वी नॉट है और टेम्परेचर कौन सा है, टी। ठीक। तो बी पॉइंट के लिए अगर मैं गया तो बी पॉइंट के लिए मुझे ये मालूम है कि प्रेशर टू पी नॉट है और वॉल्यूम कौन सा है, मेरे पास वी नॉट है। तो ए टू बी जो प्रोसेस है, कहाँ से कहाँ तक के लिए, ए टू बी के लिए जो प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस है, मेरे पास आइसोकोरिक है। ठीक। कैसा, मेरे पास आइसोकोरिक। आइसोक्रोजिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो मतलब जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ किसके होगा, टेम्परेचर के। मतलब प्रेशर वेरिएशन विथ टेम्परेचर होगा। क्योंकि आप ये लिखते हो आइडियल गैस इक्वेशन पे, अगर आपको याद हो तो P इज इक्वल टू एन आर बाई ओ वी इंटू टी, जहाँ पे एन आर बाई वी कैसा है, मेरे पास ये कांस्टेंट है। और अगर ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे P इज इक्वल टू किसके हो गया, टेम्परेचर। मतलब प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया है, मेरे पास टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब प्रेशर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर है, अगर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर है तो हम यहाँ पर ये चीज देख सकते हैं कि मेरे पास ए पॉइंट के लिए जो प्रेशर है, ठीक, वो कैसा होगा, डायरेक्टली पी ए अपॉन पी बी का जो प्रेशर का रेशियो देखने को मिलेगा वो टी ए अपॉन टी बी के रेशियो
के इक्वल होगा। तो ए पॉइंट का प्रेशर कौन सा है, पी नॉट, और बी पॉइंट का प्रेशर कौन सा है, टू पी नॉट। ए पॉइंट का प्रेशर कौन सा है मेरे पास, टी नॉट, सॉरी टेम्परेचर टी नॉट है। तो बी पॉइंट का फाइंड करना है। तो आप देखो इजी है ना आपके पास कि टीबी का प्रेशर डायरेक्टली आप कितना कह सकते हो, टू टी नॉट है। ठीक, तो बी पॉइंट का टेम्परेचर कितना हो गया, टू टी नॉट। इतनी चीज आपको समझ आ गई, कंफर्म। अब अगले स्टेप पे जैसे ही जाओगे तो देखो सी पॉइंट के लिए अगर आप देखना स्टार्ट करोगे तो अभी भी प्रेशर कौन सा होगा, टू पी नॉट, और वॉल्यूम कितना है मेरे पास, टू वी नॉट है, और बस मुझे टेम्परेचर को फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो बी से सी तक अगर मैं ये कहा कि मेरे पास कहाँ के लिए, बी टू, कहाँ के लिए, सी के लिए क्या कांस्टेंट है मेरे पास, प्रेशर कांस्टेंट है। मतलब कौन सा प्रोसेस है, आइसोबरिक प्रोसेस है। और आइसोबरिक प्रोसेस अगर है, अगर आइसोबरिक प्रोसेस है बी टू सी के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर होगा। कैसे, क्योंकि हम एन आर बाई ओ पी और ये टी लिखते हैं, यही चीज लिखते हैं। मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ किसके है मेरे पास, टेम्परेचर के। अब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर के है तो यहाँ पर से हम ये लिख सकते हैं कि वी ए अपॉन वी बी की, सॉरी वी बी है ना, सी के लिए जा रहे हैं, वी बी अपॉन वी सी का जो रेशियो होगा वो टी बी अपॉन टी सी के इक्वल होगा। ए पॉइंट का वॉल्यूम कितना है बताओ, सॉरी बी पॉइंट का वॉल्यूम कितना है मेरे पास, वी नॉट, और सी पॉइंट का है कितना, टू वी नॉट, इज इक्वल टू बी पॉइंट का जो टेम्परेचर हमने काउंट किया है वो टू टी नॉट है, अपॉन कितना हो गया मेरे पास, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट है। चलो देख लेते हैं, ये कौन सा है मेरे पास, टी सी। तो आप देखो वी नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो टी सी की वैल्यू कहीं फोर टी नॉट नहीं हो गया। मतलब जो भी बी पॉइंट में है लीनियरली है, तो मतलब उस इतना ही टाइम वो भी बढ़ जाएगा। अगर ये वॉल्यूम टू टाइम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी कितना टाइम बढ़ जाएगा, टू टाइम। तो आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं था, बस मैं ये चीज़ बताते चल रहा हूँ, ये टू पी नॉट वॉल्यूम है और मेरे पास सी पॉइंट का वॉल्यूम टू वी नॉट है, और टेम्परेचर जो है वो कौन सा है मेरे पास, 40 नॉट है। अब सब खत्म है। अब देखो मेरे पास पीटी ग्राफ के लिए बोला है, कौन से ग्राफ के लिए बोला है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ दिखाना है, प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक, ए पॉइंट कहाँ पे है, पी नॉट पे है, दिखा दो। टेम्परेचर कहाँ पे है, टी नॉट पे है, एकदम सही। तो ये पॉइंट मेरे पास ये हुआ पी नॉट और ये हुआ टी नॉट, और ये पॉइंट ए। अब बी पॉइंट के लिए जब जाओगे तो वॉल्यूम वही रखना है, सॉरी प्रेशर मेरे पास क्या हो जाएगा, ए से जब बी के लिए गए हो तो इंक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीज कर दो। बट टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है और मेरे पास प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है और दोनों के इंक्रीज होने का रेशियो सेम है, तो मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा और कहाँ पर जाएगा मेरे पास, ये टू टी नॉट है, और ये फिर यहाँ पर से आगे जाएगा और ये कहाँ पर पहुंचेगा, टू पी नॉट पे पहुंचेगा। ठीक, ये पॉइंट कौन सा है मेरे पास यहाँ पे, बी है। फिर उसके बाद अगले स्टेप पे देखो आप, बी से सी के लिए जाओ। तो बी से सी के लिए जब आप जा रहे हो तो आप देखो बी से सी पॉइंट तक के लिए, ठीक है, बी से सी पॉइंट तक में प्रेशर वही है, तो कोई बात नहीं, प्रेशर यहीं पर रखना पड़ेगा। हाँ, बट टेम्परेचर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। देखो टेम्परेचर कितना हो गया है, टू से आगे बढ़ गया है। मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा और ये वैल्यू आगे बढ़ते 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 कहाँ तक जा रही होगी, यहाँ पे फोर टी नॉट तक जा रही है। कुछ इस तरह से ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक, उसी के बाद अगले स्टेप पे देखो तो आपके लिए क्या बोला है, वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ बोला है। तो नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ देखने को बोला है तो ड्रॉ कर लेंगे, क्या दिक्कत है, अपने पास इतनी सारी समस्याएं थोड़ी है। अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ बोला था, एक्चुअल में मुझे वो भी यहीं पर आना था, लेकिन ठीक है। देखो ये वॉल्यूम था और ये कौन सा था, टेम्परेचर।
आप याद करो, ए पॉइंट के लिए वॉल्यूम कितना था वी नॉट, और बी पॉइंट के लिए वॉल्यूम कितना था वी नॉट। ठीक, तो ए पॉइंट अगर यहाँ पे, तो टेम्परेचर कितना था, टी नॉट था, तो ये टी नॉट हो गया। तो ये मेरे पास वॉल्यूम कितना था यहाँ पे, वी नॉट था। फिर टेम्परेचर बढ़ा था, बी पॉइंट के लिए टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया था, टू टी नॉट हो गया था, टू टी नॉट था, बट मेरे पास वॉल्यूम कैसा था, कांस्टेंट था। ये कुछ इस तरह से देखने को मिला था। फिर उसके बाद बी से सी के लिए गए थे, तो बी से सी तक के लिए जब गए थे, तो आपके पास फिर से क्या हुआ कि बी से सी तक के लिए जब गए थे, तो आपके पास टेम्परेचर भी बढ़ा था और वॉल्यूम भी बढ़ा था। तो वॉल्यूम कितना टाइम बढ़ा था, टू टाइम। ये कितना हो गया था, टू वी नॉट, और टेम्परेचर कितना हो गया, ये मेरे पास यहाँ से फोर टी नॉट हो गया। ये चीज क्वेश्चन पे है। ठीक, ये चीज समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। बस इतना ही है, दो ही डायग्राम तो था, इतना ही तो क्वेश्चन था। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अपने पास आ गया। ठीक, अब देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखना स्टार्ट करना। बहुत सी चीजें हैं, बहुत चीजें बार बार आपको समझने के लिए अभी ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि अगले पोर्शन में आपको यही चीज वापस देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, इन द गिवन पीवी डायग्राम द टेम्परेचर एट पॉइंट ए इज टी नॉट। पीवी डायग्राम है और ए पॉइंट का टेम्परेचर टी नॉट मेंशन किया हुआ। ठीक है, ड्रॉ पीटी और वीटी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल दिया। पीटी और वीटी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल दिया। देखो, पहली बात, ए से बी तक के लिए फिर से वही, ए से बी तक के लिए प्रेशर वेरी कर रहा है, फिर आइसोकोरिक है। और पीवी डायग्राम में अगर ये ग्राफ दिख गया तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। यहाँ पे कौन सा है, ये आइसोबरिक है। तो देखो, ये कौन सा मेरे पास आइसोबरिक प्रोसेस है, ये कौन सा मेरे पास आइसोकोरिक है। ठीक, और ये कौन सा मेरे पास यहाँ पर आइसोथर्मल है। देख लो, सब चीज आपको देखने को मिल गया, तीनों प्रोसेस देखने को मिल गया। आप देखो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है और आपको मालूम है पीबी का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जैसा दिखेगा फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। ठीक, तो अब मैं अगर इस चीज को बताना स्टार्ट किया, क्योंकि बी और सी का टेम्परेचर तो सेम होगा, और अगर सेम है तो मेरे पास यहाँ पर अगर टी नॉट है तो यहाँ पे थ्री टाइम्स ऑफ प्रेशर बढ़ा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर थ्री टी नॉट हो जाएगा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ दूं क्या। देखो, जैसा पिछला क्वेश्चन था एकदम सिमिलर ऐसा क्वेश्चन ही है, कोई नया प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, एकदम वैसा ही ट्रायंगुलर फॉर्मेट में बन के आंसर रेडी है। ठीक, तो मैं इसको आपके लिए छोड़ता हूँ। तो ये सॉल्यूशन क्या लिख देता हूँ मैं इसका, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ठीक, मतलब खुद से इसे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है और खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए इस चीज को देखना है। जस्ट पिछले जैसा ही, बस ग्राफ का शेप चेंज हो जाने से थोड़ी हम लोग उसी चीज को फिर से बार बार देखें। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन फिर से वही चीज तो नहीं पूछ लिया क्या, पूछा वही, लेकिन इसको बताऊं, इसको बताऊं। देखो कैसा बोला है, एक साइक्लिक प्रोसेस है जहां पे ए बी सी ए है सोन इन वी टी, मतलब वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम, इज परफॉर्म विथ ए कांस्टेंट मास ऑफ एन आइडियल गैस, is performed with a constant mass of an ideal gas. So the same process on PV डायग्राम, और यही प्रोसेस मुझे पीवी डायग्राम में दिखाना है। तो देखो, एक बार ये कांस्टेंट टेम्परेचर है, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, और यहाँ पे कौन सा है, याद करो, ये कौन सा है, वॉल्यूम विथ टेम्परेचर ग्राफ है। ये मेरे पास कैसा है, कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, और ये कौन सा है, कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर है भाई। वीटी ग्राफ में आप ये चीज देखो, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर होता है, सिर्फ पी का वी से, ये मेरे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सिर्फ तब मिलता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है।
देखो इस प्रोसेस में ये मेरे पास कैसा है, सी से ए तक के लिए वॉल्यूम कैसा कर रहा है, मेरे पास कांस्टेंट है, वेरिएबल वेरिएबल है, टेम्परेचर सेम है। ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल है। ठीक, ये प्रोसेस कैसा है, आइसोकोरिक है। ठीक, और ये कौन सा मेरे पास आइसोबरिक प्रोसेस है, इस तरह से। ठीक, अब ये मेरे पास कर दिया है आइडियल गैस के लिए। सो दी प्रोसेस मुझे बताना है उन पीवी डायग्राम पे किससे प्रोसेस होगी, किस तरह से इसका डायग्राम बनेगा, बस ऐसा एक सिंपल से बताते चलना है। देखो बन पाएगा क्या, बन जाएगा क्या, देखो बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। मैं एकदम वर्बली सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ, हर बार उसी चीज को मैं लिख के दिखाने की कोशिश नहीं करूँ। मुझे कौन सा डायग्राम बोला है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के लिए बोला है। ठीक, प्रेशर वॉल्यूम ए पॉइंट के लिए देखो, ए से बी तक के लिए प्रेशर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, ये कंफर्म है। अब मेरे पास ये बताओ ए से बी तक के लिए प्रेशर कंफर्म कांस्टेंट ही है क्योंकि आइसोकोबरिक है। तो अगर मैं ए पॉइंट दिखाया तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे मेरे पास यहाँ से यहाँ तक के लिए देखो वॉल्यूम चेंज कर रहा है, टेम्परेचर भी चेंज कर रहा है, बट प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट। तो ए से बी पॉइंट तक के लिए जो लाइन जाएगी वो कैसी चली जाएगी, स्ट्रेट चली जाएगी। रीजन क्वेश्चन पे मेंशन किया है। ठीक, अब देखो आइसोकोरिक खोजो, तो आइसोकोरिक मतलब कैसा है, बी से सी तक। मेरे पास देखो बी से सी तक क्या है, बी से सी तक टेम्परेचर मेरे पास वेरी कर रहा है, बट वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो या तो ऊपर जा रहा होगा या तो नीचे जा रहा होगा। मतलब मुझे वही ग्राफ को देखना पड़ेगा जो कि कुछ इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक, तो ए से बी के लिए देखो, ए से बी तक के लिए जब आप जा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ए से बी तक वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो मैं इस तरह से इस ग्राफ के एरो को दिखा दी। अब बी से सी तक किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं देख सकता हूँ। अभी भी मुझे मालूम है कि वो नीचे जाएगा, वो मेरा काम है। ठीक है, आइसोथर्मल का ग्राफ मुझे ऐसे नीचे मिलेगा, ये एकदम कंफर्म है। लेकिन मैं अब रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर, देखो ए पॉइंट और एक बी पॉइंट और एक कौन सा पॉइंट है मेरे पास, सी पॉइंट। ए पॉइंट के लिए मेरे पास जो वॉल्यूम है वो कौन सा है, वी ए। ए पॉइंट का जो वॉल्यूम है वो वी ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बी पॉइंट का वॉल्यूम मेरे पास कैसा है, वी बी की वैल्यू कितना है मेरे पास, ग्रेटर देन ऑफ वी ए। ठीक, और टेम्परेचर ऑफ ए पॉइंट कैसा है मेरे पास, ग्रेटर देन ऑफ टेम्परेचर कौन सा है, बी है। और मुझे मालूम है कि टेम्परेचर ऑफ ए की वैल्यू टेम्परेचर ऑफ सी के इक्वल है। ठीक, इतनी सारी कहानी हमने देख ली। और तो और मुझे ये भी मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ बी की वैल्यू वॉल्यूम ऑफ सी के इक्वल। मुझे सिर्फ बी से सी के लिए देखना है, बी से सी के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या, प्रेशर कांस्टेंट होगा क्या, नहीं, प्रेशर कांस्टेंट नहीं। अगर मैं देख रहा हूं कि बी से जब मैं सी के लिए जा रहा हूं तो मुझे ये मालूम है कि टेम्परेचर ऑफ बी कैसा है, टेम्परेचर ऑफ ए कैसा है, ज्यादा है। ये उल्टा लिख दिया ना ग्राफ में, उल्टा लिख दिया, इसी के लिए मेरा आंसर गड़बड़ होता है। ठीक, देखो टेम्परेचर ऑफ ए कैसा है, कम है टेम्परेचर ऑफ बी के कंपेयर। तो मुझे ये मालूम है कि पी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो पीवी इज इक्वल टू एन आर बाई वी, और ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये डाटा कांस्टेंट होने के कारण मेरे पास प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा है, टेम्परेचर। प्रेशर जैसा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर है। मतलब मैं ये कहूँ कि मेरे पास टीसी की वैल्यू टीबी से कम है तो प्रेशर ऑफ सी कम होगा प्रेशर ऑफ बी के कंपेयर। ठीक, और कैसा कम होगा, आइसोकोरिक है, मतलब एक कांस्टेंट लाइन जाएगा। और वॉल्यूम कैसा है, सी और बी का इक्वल है,
तो मतलब यहाँ से एक लाइन नीचे जाएगी जो कि प्रेशर को क्या होते हुए जाएगी, कम करते हुए जाएगी और किसी पॉइंट सी तक जा रही। तो ये तो आपको दिख गया, ठीक। ये मेरे पास प्रेशर ऑफ ए हो गया, ये पॉइंट कौन सा हो गया, सी हो गया। बी और सी का वॉल्यूम अभी भी कैसा है, सेम। अब देखो ए से सी तक के लिए टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम, अब देखो ए से सी के सॉरी सी टू ए के लिए मैं देखना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सी टू ए के लिए वॉल्यूम कैसा है मेरे पास, कांस्टेंट है। वॉल्यूम कैसा है मेरे पास, कांस्टेंट है। हट, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। सी टू ए के लिए क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी का मल्टीप्लिकेशन कैसा है, कांस्टेंट है। मतलब पी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो कैसा होगा, वॉल्यूम होगा। पी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो कैसा हो जाएगा मेरे पास, वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेशर ऑफ ए पॉइंट कैसा है मेरे पास, प्रेशर ऑफ ए का कैसा है मेरे पास, ज्यादा है कि कम है, प्रेशर ऑफ ए ग्रेटर देन ऑफ है किसके मेरे पास, देखो यहाँ पर देख रहे होगे ए और सी के बीच में, देखो यहाँ ए से बी तक का प्रेशर सेम था, बी से सी के लिए गए हो तो बी का प्रेशर कैसा है, बी का प्रेशर ज्यादा है सी के कंपेयर में। अब सी से कहाँ के लिए आ रहे हो, ए के लिए, मुझे वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम के फॉर्मेट से कैलकुलेट करो। अगर आपको दिख रहा है कि वीबी की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ पी ए है तो प्रेशर ऑफ बी कैसा होगा, लेस देन होगा प्रेशर ऑफ कौन से सी से, ठीक। ओ सॉरी ए से, प्रेशर ऑफ ए से। और आपको मालूम है कि मेरे पास कहाँ से कहाँ के लिए, मैं उल्टा लिख रहा हूँ क्या, हे प्रभु, इधर देखो, मैं भी खुद ही में उल्टा पुल्टा लिख रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ सी ग्रेटर देन ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए है तो हम ये देखेंगे कि प्रेशर ऑफ सी इज लेस देन ऑफ प्रेशर ऑफ कौन सा है, ए है। तो सी का प्रेशर कम और ए का प्रेशर ज्यादा, मतलब ये और आइसोथर्मल है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाते हुए कुछ इस तरह से ये जाएगा। ये एक मेरे पास इसका ग्राफ बन के आएगा, कौन सा ग्राफ, पीवी ग्राफ, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से, फिर समझते हैं आगे, चलें आगे। ये हुआ, चलो। अब जो मैं इंपॉर्टेंट चीज वहां पे लिखा था, याद करो कि जब मैं ये पढ़ा रहा था कि मेरे पास कौन सा है वीटी ग्राफ के लिए कि ओरिजिन से पास करेगा तभी हम कंसीडर करेंगे, एकदम वही एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल एकदम उसी चीज पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द डायग्राम गिवन depict two different process for a given mass of an ideal gas, of an ideal. What inference can be drawn regarding to change of pressure and volume of the gas from figure A and B respectively, ठीक। आप क्या रिलेशन बताओगे, आप ये चीज बताना है कि एक डायग्राम दिया हुआ है, दो डिफरेंट टाइप की प्रोसेस है, ठीक। और एक गिवन मास के लिए आइडियल गैस है। इस इंटरफेरेंस को देख के आप क्या बताओगे कि प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ जो गैस है वो किस फॉर्मेट में चलेगा, इस चीज को आपको बताना है। देखो पहले देखो कैसा प्रोसेस है, आइसोबरिक है क्या, आइसोबरिक है क्या, नहीं। पहले वाले में वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ अगर आइसोबरिक चाहिए तो यहां से पास करना चाहिए। तो ये आइसोबरिक नहीं है और ये आइसोकोरिक नहीं, ये कंफर्म है कि एक आइसोबरिक नहीं है और एक आइसोकोरिक नहीं है। क्यों नहीं है, अब देखना स्टार्ट करो। अगर मैं सॉल्यूशन देखता हूँ, ठीक है, ये तो हम रिप्रेजेंट कर दिए, लेकिन अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। फ्रॉम फिगर, किसके लिए देख रहा हूं मैं, फ्रॉम फिगर ए से देख
ठीक। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ तो मैं कैसा लिखूंगा, v इज इक्वल, ठीक, कैसा होगा, किसी एक पॉइंट पे ये कट कर रहा हो, ठीक, ये कैसा हो रहा होगा, एजम्पशंस कर लेते हैं कि एक पॉइंट फर्स्ट है और एक पॉइंट कौन सा है, सेकंड है, तो यहाँ पर वॉल्यूम जो होगा वो कैसे दिखा रहा होगा, ए टी, या स्लोप एम हो गया होगा, और एक कांस्टेंट हो गया होगा कौन सा, बी के लिए, इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट कर रहा होगा, देखो इसी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो मेरे पास अगर ये चीज है तो हम क्या कहते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू एन आर टी बाई, क्या लिखते हो, वी लिखते हो, यही इसका स्लोप होना चाहिए, स्लोप यही होना चाहिए ना। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर से अब अगर वैल्यू पुट किया, जैसे वॉल्यूम की वैल्यू पुट किया टेम्परेचर के फॉर्मेट में, तो एटी प्लस ऑफ बी हो गया। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर से आपको रिप्रेजेंट जो करना चाहता हूँ, टेम्परेचर को कॉमन निकाला और कैंसिल कर दिया, तो ये एन आर ए प्लस बी, और ये डिनोमिनेटर में कितना हो गया, टी, ठीक। अब अगर आप इस पे देखो, तो अगर आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो आप देखो प्रेशर को क्या कर रहे होगे, डिक्रीज करो। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट किया, आप खुद नोटिस करो, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ तो ये रिजल्टेंट कम होगा, और ये रिजल्टेंट कम होगा तो मेरे पास डिनोमिनेटर कम होगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, देखो। देखो, और एक्चुअल में, अच्छा चलो ठीक है, अभी इसको सेकेंडरी, अगर ये आइसोबरिक प्रोसेस हो, आप कहते कि चाहे मैं जो भी टेम्परेचर लेके आऊं मेरे पास कैसा प्रेशर कांस्टेंट हो, बट ये प्रेशर कांस्टेंट जैसा तो नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि T2 की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ T1 है, ठीक, मतलब जो टी पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट का टेम्परेचर फर्स्ट पॉइंट से ज्यादा है, तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ तो मैं फिर से क्या करूंगा, देखो टेम्परेचर को यहाँ से मत देखो, यहाँ से देख लो क्या, ये तो पूरा कांस्टेंट ही है, एन आर है, टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो न्यूमरेटर भी बढ़ना स्टार्ट होगा। अच्छा यहीं से देखो, हटाओ, यहीं पर से देखो, टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब मान के चलो T2 की वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ T2 पुट किया, तो ये डिजिट छोटी आएगी, a प्लस बी समथिंग ऐड होके फिर इससे डिवाइड, ठीक। T1 एक स्मॉल डिजिट है, एक स्मॉल डिजिट है, तो मेरे पास एक स्मॉल डिजिट लूंगा तो मेरे पास ए पॉइंट का प्रेशर कैसा होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। अब तो यहाँ पर से आप ये कह सकते हो कि आपके पास जो आंसर आएगा उस आंसर के हिसाब से क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, देखो आप ये लिखोगे कि P2 जो है वो डिक्रीजिंग ऑफ P1 है, तो मतलब ये कैसा है, नॉट आइसोबरिक प्रोसेस, नॉट प्रेशर कांस्टेंट है, या नॉट आइसोबरिक प्रोसेस है, ठीक। तो आइसोबरिक प्रोसेस के लिए कंफर्म है कि इसे कम से कम यहां से जाना चाहिए। तो आइसोबरिक लाइन आपको इस पे अगर कभी देखने को मिले, तो ये प्रोसेस अगर आइसोबरिक लाइन कभी देखने को मिलेगा तो कुछ इस तरह से दिखेगी, ये दो आइसोबरिक लाइन के बीच में कहीं पर लाइन कर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। तो ये पॉइंट कौन सा मेरे पास टू है, और ये कौन सा है, फर्स्ट है, ये कौन सा लाइन है, आइसोबरिक लाइंस है, ठीक। ये आइसोबरिक लाइन है, ये V है और ये T है। इसी तरह से अगर मैं सिमिलर दूसरे ग्राफ के लिए गया, कौन से ग्राफ के लिए इंटर कर रहा हूँ, दूसरे ग्राफ के लिए इंटर कर रहा हूँ, तो फ्रॉम फिगर बी से अगर मैं देखना स्टार्ट किया तो मुझे क्या दिखेगा कि प्रेशर जो है यहाँ पे स्लोप तो पॉजिटिव ही है, बट वाई एक्सिस को इंटरसेक्शन करने वाला पॉइंट कौन सा है, बी, ठीक। अगर ये आइसोकोरिक है तो बी की वैल्यू जीरो होनी थी, या मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से या प्रेशर में चेंजेस करने से वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं होना था, ठीक। तो ये हुआ, तो यहाँ पर से अगर अब मैं बोल रहा हूँ कि v कांस्टेंट था, तो ये एन आर टी बाय ऑफ कौन सा हो गया, ये मेरे पास v की जगह पे क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो
वी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन एटी माइनस कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, अब ये चीज हो गया। तो अब अगले स्टेप पे आप क्या देखोगे कि टी को मैं कॉमन ले लिया, तो टी को जैसे ही मैं कॉमन लिया तो v इज इक्वल टू एन आर अपॉन ए माइनस बी बाय ओ, कौन सा हो गया, टी हो गया। तो जहां पर से ये मेरे पास किस तरह से देखने को मिलेगा, ये वॉल्यूम हो गया और ये क्या हो गया, टेम्परेचर, सॉरी ये प्रेशर है। ठीक, तो मैं यहाँ पर ये चीज देख सकता हूँ फिर से, यहाँ पर ये कौन सा मेरे पास प्रेशर है, यहाँ पे मैं इस चीज को कंपेयर करके देख सकता हूँ कि मुझे जो है V2 जो होगा वो कैसा होगा, जैसे ही सॉरी V2 जो होगा वो कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, T2 की वैल्यू कैसी है, ज्यादा है। ठीक, तो ये T2 की वैल्यू ज्यादा होगी किसके कंपेयर में, T1 के कंपेयर में। कुछ इस तरह से ये दिखेगा। तो यहाँ पर से तो ये लाइन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, ये फर्स्ट पॉइंट होगा और ये कौन सा होगा, सेकेंड होगा। इस तरह से देखने को मिलेगा। वो सब अपने पास सेकेंडरी है, लेकिन हाँ ये है कि ये मेरे पास नोट आइसोकोरिक है। नोट आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक, इस तरह से ये आपको देखने को मिल जाएगा, एक सिंपल सा। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी तो लगभग लगभग मुझे लगता है 30 मिनट की भी वीडियो नहीं हुई। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओहो, ओह, चलो ये आ गया अपने पास। ठीक है, अभी टोटल 7 8 क्वेश्चन बचे। ठीक है, 8 क्वेश्चन बचे, अभी तो चौथा ही क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा अच्छे से। देखो क्या बोल रहा है, द डायग्राम डिपिशिएट वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विथ प्रेशर फॉर ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस। What interference can be drawn regarding to change of temperature of the gas from point 1 to 2 के लिए। मतलब पॉइंट 1 से 2 तक जाने पे टेम्परेचर में क्या चेंजेस हो रहा होगा, ये मुझे बताना है। व्हाट इंटरफेरेंस ऑफ ड्रॉन रिगार्डिंग द चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ द गैस फ्रॉम पॉइंट 1 टू 2 के लिए। ठीक, आइसोथर्मल, आइसोबोरिक, आइसोकोरिक, ये कोई भी प्रोसेस को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। फिर अब कैसे करोगे, देखो अगर किसी चीज को रिप्रेजेंट कर नहीं कर रहा है तो एक्चुअल में जब भी अभी हम देखना स्टार्ट करेंगे तो हमें ये एक लाइन के फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, जहां पे मैं ये कंसीडर कर लिया हूं कि इसका स्लोप कौन सा है, ए है, वाई एक्सिस की जगह पे पी है और एक्स एक्सिस की जगह पे वी है। ये जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब सॉरी एक्स एक्सिस, हाँ वाई एक्सिस को कट कर रहा है, वो पॉइंट पॉजिटिव साइड होगा। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का बी हो जाएगा। बट क्या इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, क्या, नहीं। इसका स्लोप मुझे कैसा देखने को मिलेगा, निगेटिव देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा, निगेटिव देखने को मिलेगा। यही देखने को मिलेगा। तो मैं प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ देख लेता हूँ या यहाँ पर से वॉल्यूम का रिलेशन निकाल लेता हूँ, जिसके लिए भी बात करूँ, चाहे मैं टेम्परेचर विथ प्रेशर ग्राफ बना लूँ या मेरे पास कैसा देख लूँ, वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ रिलेशन। ठीक, तो आइडियल गैस इक्वेशन से, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से हम ये जानते हैं कि पीवी इज इक्वल टू स्मॉल एन आर टी। तो P की जो वैल्यू होगी वो माइनस का ए बी प्लस ओ बी हो जाएगा और ये V हो जाएगा और ये एन आर टी, यही चीज देखने को मिलेगी। ठीक,
अब अगर ये चीज है तो टेम्परेचर का रिलेशन क्या आएगा, ये चीज देखो। तो ये मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में कितना देखने को मिलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यही होगा। जहां से टी इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन एन आर वी स्क्वायर प्लस हो बी अपॉन एन आर, और ये कौन सा हुआ, वी। ये टेम्परेचर की वैल्यू आई है विथ हो वॉल्यूम, ठीक। और अगर आप इसको देखो कि टेम्परेचर का रिलेशन विथ वॉल्यूम है, तो आप ये देखो ये एक पैराबोला की तरह दिख रहा है। किसकी तरह दिख रहा है, पैराबोला की तरह दिख रहा है। तो ये मेरा इक्वेशन जो दिखेगा, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस जो रहेगा, वो एक पैराबोलिक फॉर्मेट में दिखेगा, जहां पे ये बताया गया है कि ये मेरे पास टी है और ये कौन सा है, वी है, ठीक। अब अगर अगले स्टेप पे देखो तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, आप ये देखो। एन आर तो एक कांस्टेंट है, बस आपके पास बी बाई ऑफ ए तक इसकी रेंज होगी। और ये पैराबोला कैसा रहेगा, इस तरह से नहीं रहेगा, इस तरह से कुछ रहेगा। और कैसा रहेगा, शिफ्टेड रहेगा। और कहाँ पे शिफ्ट रहेगा, पॉजिटिव साइड या निगेटिव साइड, निगेटिव साइड। और कहाँ पे शिफ्ट होके जाएगा, ये ग्राफ आपको पता है कहाँ पे जाएगा, बोलो। देखो, v की वैल्यू जीरो पुट करो, कितना आएगा, सॉरी, t की वैल्यू जीरो पुट करो। अगर नहीं बनता है पैराबोला तो आप सिंपल से एक बात देखो, t की वैल्यू कितना पुट करो, जीरो। तो अगर t की वैल्यू जीरो पुट कर रहे हो तो a n r v का स्क्वायर इज इक्वल टू b बाय एन आर वी हो जाएगा, ठीक। अगर ये हुआ तो अब देखो, v और v एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू एन आर और एन आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, b बाय ए बचेगा, ठीक। ये इसकी मिनिमम वैल्यू, एक तो ये हुआ। और एक जीरो पुट करके देखो, अगर v की वैल्यू जीरो पुट की, एक और आएगा। अगर v की वैल्यू जीरो पुट किया तब भी t की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। मतलब ये ग्राफ कुछ यहाँ से स्टार्ट होके चलेगा और एक पॉइंट मैक्सिमम आएगा, वो कुछ इस तरह से ऐसे बनाते हुए ड्रॉ करते हुए चलेगा, एक तरह से कुछ इस तरह से ऐसे ड्रॉ करते हुए चल देगा। कुछ इस तरह से ये चले, इसका ये मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, ठीक। और ये पॉइंट हो जाएगा जस्ट हाफ बी बाय टू ए, टी जे इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होके ये वॉल्यूम जहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा और टेम्परेचर जीरो हो जाएगा, वो पॉइंट होगा बी बाय ओ ए का, ठीक। और ये जीरो कॉमा जीरो से स्टार्ट होके कुछ इस तरह से बढ़ते हुए आगे चला जाएगा, ठीक है। चले आगे, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, अब इस क्वेश्चन पे जैसे अब देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन 1 मीटर लॉन्ग narrow bore tube held horizontally and closed at one end contain a 76 centimeter long mercury thread which trap a 15 centimeter column of air. What happens if the tube is held vertically with the open end at the bottom? ऐसा क्वेश्चन पे मेंशन कर रहा है, ठीक। तो देखो, अब अगर ये इस तरह से मेंशन कर रहा है कि मेरे पास कैसा, जैसे ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कैपिलरी ट्यूब एजम्पशंस कर लो, इस तरह से कुछ एक पतली सी नेरो सी इस तरह से एक ट्यूब, ठीक। जिसमें क्या हो रहा है, 76 सेंटीमीटर लॉन्ग, कितना सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर लॉन्ग मेरे पास यहाँ पर से 76 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या है हमारे पास, मरकरी है, ठीक।
इस पे भरी हुई थी इस बोर ट्यूब पे, लेकिन इसके बीच में 15 सेंटीमीटर क्या हुआ है, क्वेश्चन पे ये भी मेंशन किया है कि 15 सेंटीमीटर एयर ट्रैप हो गया है। ठीक, तब ये 15 सेंटीमीटर ये हुआ, 76 सेंटीमीटर ये हुआ, तो बचा हुआ 9 सेंटीमीटर इधर एक जगह बच गया है। तो इस तरह से कोई एक कैपिलरी ट्यूब थी जो 76 सेंटीमीटर मेरे पास कैसा मरकरी गेन कर ली है, और हॉरिजॉन्टल रखा जिसमें ऊपर साइड में ट्रैप हो गया, मतलब बोला है, यही तो बोला हुआ है। देखो, ट्रैप ए 15 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ एयर, तो एयर यहीं पर तो ट्रैप हुआ, इधर तो पूरा एटमॉस्फेयर ही है, खाली है, पूरा भारत खाली। ठीक है, तो मतलब ये कह रहा है कि इधर मेरे पास कैसा एयर का प्रेशर आ रहा है। अब अगर मैं इसी को, व्हाट हैपन इफ द ट्यूब हैज हेल्ड वर्टिकली कर दिया, अगर मैं उठा के इसी ट्यूब को एकदम वर्टिकल कर दिया, कैसा कर दिया, मैं इस ट्यूब को वर्टिकल कर दिया कुछ इस तरह से, ऐसा, तब क्या होगा, अगर मैं इसे वर्टिकल कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि ये कुछ इस तरह से ऐसा है। ठीक, तो ये 76 सेंटीमीटर अब नहीं रहेगा। अब देखो, अभी इधर 15 सेंटीमीटर, जब इसे ऐसा होल्ड करूंगा तो इसके अंदर कोई ना कोई प्रेशर ट्रैप हो गया होगा। अब वो प्रेशर कैसा है, ये मेंटेन करना चाहेगा इसके प्रेशर को, तो ये कॉलम को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। जब इसको ऐसा हम लोग होल्ड करेंगे तो ये मेरे पास कैसा कंप्रेस करेगा, किसको, मरकरी को। और क्यों ऐसा करेगा, मेरे पास इसलिए करेगा ताकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, ऐसा ही होना होगा। भाई अंदर साइड में, इस साइड एयर ट्रैप हुई है, तो एयर किसके कारण रुकी है, मेरे पास प्रेशर के कारण तो रुकी है, तो ये प्रेशर इसको मेंटेन करना चाहेगा, ऐसा ही होगा ना। देखो, ऐसा ही हो। ठीक, अब वो क्या करेगा, एक्चुअल में जैसे हम इसको होल्ड किए, इस तरह से उठा के ऐसे रखे, तो अब वो क्या करेगा कि उस पॉइंट पे ले जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होल्ड करके रख देगा। तो अब एक्चुअल में जहां पे कैपिलरी ट्यूब में 76 सेंटीमीटर कहीं यहाँ पे जाके रुकना था। ठीक, तो अब ये क्या करेगा, अगर यहाँ पे जाके रुकना था, तो जो एक्चुअल में क्या किया, कैपिलरी को हल्का दबा दिया, जिसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, h। ठीक, और यहाँ पर ये h है, तो यहाँ पे 15 प्लस ऑफ 9 रिमेनिंग कितना था, 24 था। तो ये मेरे पास यहाँ पे कितना है, ये 24 है। तो इस कैपिलरी की जहां तक फिल है, उसकी हाइट टॉप एंड से कितना है, 24 प्लस h, यही चीज है, ऐसा क्वेश्चन पे मेंशन। और बचा हुआ पोर्शन कितना हो गया, ये मेरे पास 76 माइनस h, तो ये हो गया। देख लो दोनों ऐड करके कितना हो रहा है, 1 मीटर ही तो हो रहा है। ठीक, देखो, तो यहाँ पर से अगर मैं देखूं तो इनिशियल मेरे पास चाहे जो भी हो, इस पूरी प्रोसेस में एक ही चीज कांस्टेंट है। देखो, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पे मेंशन नहीं है, लेकिन वो मेंशन कर रहा है कि टेम्परेचर कैसा है, मेरे पास कांस्टेंट है। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मतलब P1 V1 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो P2 V2 के कैसा होगा, इक्वल। तो इनिशियल पे जो वॉल्यूम है एयर का, वो कितना है मेरे पास, ये बता दो। देखो, दोनों कंडीशन पे एयर ही उसे रोक के रख रही है, एयर मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल दिखा रहा है। तो देखो, यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है मेरे पास, ये बताओ। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो हमारे पास कितना है, यहाँ पे V1 की जो वैल्यू है आप लिखोगे, वो कितना हो जाएगा मेरे पास, 15 A हो जाएगा। ठीक, क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं इसके जूम किया हूँ, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे पास कितना है, A है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। ठीक है, अब ये है, इसके बाद इनिशियली प्रेशर कितना था, P1 की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। तो मेरे पास इनिशियल प्रेशर जो, प्रेशर किसके इक्वल होगा मेरे पास, देखो, अगर ये इस तरह से होल्ड किया हुआ है, तो
ये मेरे पास इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ही तो होगा। प्रेशर मेरे पास किसके इक्वल होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। ठीक। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? P1 की वैल्यू अगर आपको लिखने के लिए मांगे तो किस तरह से आप लिखो? 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ किसका लिखते हो? मरकरी का। ठीक। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम लिखते हो। याद करो, 0.76 इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू जी के इक्वल लिखते हो। यही चीज लिखते हो या नहीं लिखते हो? तो P1 की जो वैल्यू आएगी वो 0.76, यही आएगी 0.76 इंटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी के इक्वल होगी। यही होगी भाई साहब लोग। ठीक। P1 और V1 आपको मिल गया। सिमिलर, अगर मैं P2 फाइनल के लिए काउंटिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक, तो वॉल्यूम कितना हो? तो मुझे फाइनल में वॉल्यूम ऑफ एयर जो देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा आप बताओ? ये हो जाएगा 24 प्लस एच इंटू कितना है मेरे पास? ए के इक्वल। ठीक। यही होगा, देख लो। उसके बाद ये वॉल्यूम ऑफ एयर है। अब क्या होगा बोलो? फाइनल वॉल्यूम तो आपने लिख लिया। अब मेरे पास कैसा होगा? एयर कॉलम का प्रेशर तो होगा, वॉल्यूम तो बढ़ा है तो प्रेशर भी चेंज हुआ होगा। तो प्रेशर कितना होगा? देखो, फाइनल प्रेशर जब लिखोगे तब आप ये लिख सकते हो कि फाइनल प्रेशर जो लिखोगे तो नॉर्मल से ये जो प्रेशर कंप्रेस हुआ है वो 100 सेंटीमीटर से कितना हट गया? 76 प्लस सॉरी 76 माइनस एच, यही हुआ है। ठीक। और ये कौन सा है मेरे पास? यहाँ पर कैसा है? यहाँ पर आप इस पूरे को लिखोगे कितना? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी के इक्वल, जो कि आपके पास आ जाएगा 24 प्लस एच, मतलब इस एयर कॉलम के फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। ठीक। और आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट करो तो आपको दिखेगा, फाइनल की कंडीशन पे ये दिख गया आपको, एक इनिशियल दिख गया और एक कौन सा दिख गया? फाइनल दिख गया। तो आप ये कहोगे कि P1 की वैल्यू कितना है मेरे पास? 76, 0 पॉइंट, ये सॉरी यहाँ पे लिख सकते हो 10⁻⁻², सब सेंटीमीटर पे चल रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसे डायरेक्टली लिखते चलता हूँ 76। देखो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा मैं जैसे ही प्रेशर को कंपेयर करूँ। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 15 इंटू ए इज इक्वल टू 24 प्लस एच, और ये अगले स्टेप में कितना हो जाएगा मेरे पास वॉल्यूम के लिए? देखो ये पूरी क्वांटिटी उठ के इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा मेरे पास? दो बार हो गया क्या? ओहो, प्रेशर गलत लिख दिया ना। प्रेशर गलत लिख दिया। नहीं आएगा, इससे कभी भी आंसर नहीं आएगा। बाकी यहाँ तक सही है, मैं ये हड़बड़ी में ये पूरा लिक्विड सरफेस से जूम करके चला गया, मरकरी कहीं और पहुंचा दिया। चलो 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 इसको सही कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये ट्यूब ऐसे उठ के इस तरह से आ रही है तो वर्टिकल डिस्टेंस मेरे पास कैसा? मरकरी का लेवल जो कंप्रेस हुआ है उसी लेवल के इक्वल होगा। तो मेरे पास कैसा हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एयर तो मैं सही लिखा, प्रेशर गलत लिख दिया हूं मैं। यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो प्रेशर किसके इक्वल होगा? कंप्रेस्ड ऑफ एयर होगा। ठीक। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाएगा मेरे पास? जो फाइनल प्रेशर होगा, बोलो। जो P2 की वैल्यू होगी वो कुछ चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 76 प्लस एच हो जाएगी क्या? देखो, एक्चुअल में मर्करी कॉलम पहले चुपचाप ऐसे होल्ड में था, ठीक है। तो जो फाइनल प्रेशर होगा वो सिर्फ एच के कंप्रेस होने के कारण आ रहा होगा। रो एच जी इंटू कितना हो गया होगा? जी हो गया होगा। ये बाकी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही था ना। ये प्रेशर
थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि मेरे पास अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल था। देखो, एक्चुअल में इधर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और इधर से भी। जब इसको मैं होल्ड किया तो एच जी नीचे चल गया, तो ऊपर साइड का प्रेशर कंप्लीटली कैसा हो गया, बैलेंस हो गया। अगर मान के चलो ये यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा होता एच जी पे, कंफ्यूजन यहीं पर क्रिएट हुआ, मैं अच्छे से इसका डायग्राम ही नहीं बनाया था। देखो, ये एच जी है, ठीक है। अगर ये बीच में एयर को ट्रेस किया, मतलब जितना प्रेशर इधर से उतना ही प्रेशर इधर से रहा होगा, ठीक। तो इस पॉइंट पे जो भी प्रेशर था P1 का, इनिशियली जो प्रेशर था वो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के इक्वल, एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के इक्वल, जब तक ऐसा था। अब इसको उठा के इस तरह से कर दिया गया, ऐसे रख के इस पॉइंट को क्लोज करके ऐसे रखा गया। अब जब इसको इस तरह से हम लोग पलट के रख दिए, ठीक, तो हुआ क्या कि जो लिक्विड था वो चुपचाप यहाँ पे आ गया। अगर ये सिर्फ 76 सेंटीमीटर का हाइट होता, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक होता, पूरा यहाँ तक मरकरी भरा होता, तो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। लेकिन अब ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं है, अब एक्स्ट्रा ये कंप्रेस हो गया है, एच हो गया है। पहले ऊपर से पी नॉट और इधर से भी पी नॉट होता, एक्स्ट्रा एसिस प्रेशर कितना है मेरे पास, ये एच आया है, एच ऑफ रो एच जी इंटू कितना है, जी है। तो यहाँ पर से मैं लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ पर से फ्रॉम बॉयल्स लॉ कहूँ, या फिर ऐसा कहूँ कि बॉयल्स लॉ में ही तो कहते हैं हमारे पास टेम्परेचर कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। फ्रॉम बॉयल्स लॉ हम ये लिख सकते हैं कि P1 V1 की वैल्यू P2 V2 के इक्वल होगी। तो ये कितना हो गया, 76 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद अगले स्टेप पे मेरे पास कितना लिखोगे, 76 रो एच जी इंटू जी, ये भी 70 एच सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्या दिक्कत है, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 76, और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 15 इंटू ए। सिमिलर P2 सेकेंड पॉइंट के लिए प्रेशर कितना हो जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पर से H हो जाएगा, और ये रो एच जी इंटू सब कैंसिल आउट हो जाएगा। अगले स्टेप में 24 प्लस एच इंटू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए और ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगले स्टेप में ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 76 इंटू 15 इज इक्वल टू 24 एच प्लस ऑफ एच का स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये दिखेगा कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 24 एच, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 0 और 9, 105 और 9 114, हाँ 1140 आ जाएगा, इतना है। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको इसके दो रूट देखने को मिलेंगे। एक कितना मिलेगा, रुक जाओ, 24 को ऐसे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, जिसका मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए, 100, मतलब 1140, और एडिशन कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। कौन से दो नंबर होंगे यार, अप्रोक्सीमेटली में आएगा। चलो जो भी, मैं देख लेता हूँ आंसर क्या लिखा हो। चलो आप सॉल्व कर लेना। तो h की दो वैल्यू है, एक कौन सी है मेरे पास, 24 सेंटीमीटर प्लस में आ रही है, और एक निगेटिव में आ रही है जिसकी वैल्यू माइनस का 48 सेंटीमीटर। निगेटिव मतलब मेरे पास कैसा होगा कि ये ऊपर की डायरेक्शन में उठ जाए, तो ऊपर की डायरेक्शन में उठ ही नहीं सकता है, ठीक है। एक्सपेंड कैसे करेगा, 76 से 48 अपर की डायरेक्शन में एक्सपेंड करना, मतलब वो पूरे के पूरे ट्यूब को छोड़ के बाहर चला गया, एक मीटर की ट्यूब से ज्यादा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबल है, और वो कौन सा है, 24 है। ठीक, ठीक, देख लो।
ठीक। चल, आगे चलें। चल, अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या, ठीक है, क्या बोल रहा है, ए वर्टिकल सिलेंडर टैंक, ए वर्टिकल सिलेंड्रिकल टैंक 1 meter high, 1 meter high has its top end closed by a tightly fitted frictionless piston of negligible weight, of negligible weight, ठीक। The air inside the cylinder is an absolute pressure of 1 atm, ठीक। The piston is depressed by pouring mercury on it very slowly. How far will the piston depress? Sorry. How will the piston descend before mercury spill over the top of the cylinder? The temperature of the air inside the cylinder is maintained constant. क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि एक पिस्टन है जिसके अंदर साइड एयर है जिसका टेम्पो प्रेशर जो है वो 180, ठीक है, 100 सेंटीमीटर की लेंथ का। अब क्या हुआ कि उसके ऊपर मरकरी रखना हमने स्टार्ट किया और कुछ इस तरह से मरकरी रखना स्टार्ट किया कि धीरे 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 वो सिलेंडर कैसा कंप्रेस होना स्टार्ट हुआ। अब जैसे जैसे वो कंप्रेस होना स्टार्ट करा क्योंकि ऊपर लोड बढ़ रहा है, तो वो तब तक होगा जब तक कि इंटरनल का प्रेशर और आउटर का जो वेट है दोनों इक्वल और कैसे ना हो जाए, अपोजिट ना हो जाए। तो कितना मेरे पास प्रेशर, मतलब ये एक्स की हाइट कितना मैं मरकरी उसमें फिल कर सकता हूँ ताकि मरकरी बाहर ना आए, ठीक। और तो और इस कंडीशन पे मरकरी इससे बाहर ना आए और इस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, सॉरी, ठीक, वो कैसा है कि किस हाइट तक हम फिल करेंगे और टेम्परेचर को कैसा रखना है, कांस्टेंट, ठीक। इतनी चीजें हैं। तो पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि 1 एटीएम के आसपास या 76 सेंटीमीटर हो, एच जी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इतने तक कोई तकलीफ? देखो, तो जब हम सबसे फर्स्ट कंडीशन पे देखेंगे तो फर्स्ट कंडीशन पे जो पिस्टन है वो कुछ इसी तरह से है, ठीक। यहाँ पे एयर फिल है, ये वैल्यू कितनी है मेरे पास, 100 सेंटीमीटर है, ठीक। अब अगर मैं इसके पिस्टन को देख रहा हूँ तो मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं कितना एज्यूम कर रहा हूँ, पी नॉट एज्यूम कर रहा हूँ इनटू ए, टॉप से प्रेशर अप्लाई कर रहा है। सिमिलर नीचे साइड से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा वो प्रेशर कितना है मेरे पास, इनिशियली P1A, ठीक। तो प्रेशर इनटू एरिया फोर्स हो गया, प्रेशर इनटू एरिया फोर्स हो गया, मतलब P1A की जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू, मेरे पास P1A की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, हमारे पास P0A के इक्वल है। ये इक्वल, ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, 1 एटीएम के इक्वल होगा, ठीक। ये क्वेश्चन पे मेंशन है, जो कि कितना होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी के प्रेशर के इक्वल है। इतनी ही चीज है क्वेश्चन पे गिवन, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इस पे धीरे 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 हम लोग क्या करना स्टार्ट किए, लोड बढ़ाना स्टार्ट किए। सेकेंड कंडीशन पे जैसे ही मैं आना स्टार्ट किया, ठीक, तो एजम्पशंस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे रहे, ठीक। ये कौन सा है मेरे पास, एच जी है, और ये कौन सा है मेरे पास, एयर है, इस तरह से कुछ है। ये कितना है मेरे पास यहाँ पर, 100 - x है, और इधर से ये वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पे, x। अब अगर मैं इस पिस्टन के इस पोर्शन के लिए देखूं, ठीक, तो सबसे पहले नीचे साइड से प्रेशर कितना हो गया, फाइनल प्रेशर मैं P2 एज्यूम कर लेता हूँ, एरिया अभी भी वही है।
और अपर साइड के लिए पिस्टन की मेरे पास जो मास गिवन है वो लगभग लगभग नेग्लेक्टेबल है, टाइटली फ्रिक्शनलेस बोला, पिस्टन नेग्लिजिबल वेट बोला है, ये चीज इसका mg नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, बट मैं ये एजम्पशंस कर ले रहा हूँ कि अपर साइड का प्रेशर पी डेस ए है। कितना है मेरे पास? पी डेस ए। ठीक, अब पी डेस ए की वैल्यू कितनी? अब देखो, क्या पी डेस ए अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा क्या? नहीं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उसकी वैल्यू चेंज हो गई। अब पी डेस की वैल्यू जो है एक्चुअल में वो कितना है? पी नॉट प्लस हो कितना? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू रो जी इंटू कितना लिखते हो? एच इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और हाइट की वैल्यू कितना है मेरे पास? एक्स, ये सेंटीमीटर। इतनी एक्स्ट्रा चीज आ गई, इतनी एक्स्ट्रा चीज आ गई कि नहीं आई है? बताओ, आ गई है ना? बोलो। ये पीडेस की वैल्यू, ठीक। अब ये पीडेस की वैल्यू इतनी तो आगे अब क्या करोगे? अब तो इसके बाद अगले स्टेप पे ही आपको जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर से आपके पास दे दे के एक ही चीज बचता है, बोलो। देखो, अब यहाँ तक आप दो चीज देख चुके हैं, ये पीडेस की वैल्यू, इसको जब सॉल्व करने जाओगे तो आपको एक ही चीज मालूम है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो P1 V1 की वैल्यू जो होगी वो P2 V2 के कैसा हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और आपको मालूम है कि पीडेस ए की वैल्यू P2 ए के इक्वल ही होगी, यही चीज होनी है, ठीक। तो P1 की वैल्यू है कितना एक्चुअल? P1 की वैल्यू अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम तो मेरे पास मिल जाएगा ना कि 100 इंटू ए हो जाएगा। P1 की वैल्यू कितनी है फर्स्ट के प्रेशर की? देखो, तो फर्स्ट का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, मतलब कितना लिखोगे? 0.76 इंटू डेंसिटी ऑफ एच जी इंटू जी। अगर पिछले क्वेश्चन में रह गया होगा तो इस क्वेश्चन में अब समझते चलो, ठीक। और V1 के लिए कितना लिखोगे? इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही होगी, बट इसकी हाइट कितनी हो जाएगी मेरे पास? 1। P2 के लिए कितना लिखो? सेकंड का प्रेशर कितना हो? तो सेकंड का प्रेशर, अब एरिया एरिया कैंसिल करोगे तो P2 इज इक्वल टू P डैश है, तो P डैश की वैल्यू कितना है आपके पास? फिर लिखोगे ना आपकी P नॉट प्लस हो कितना लिखोगे? P नॉट की वैल्यू कितना लिख दोगे? बोलो, फिर से यही तो लिखोगे, यही तो P नॉट है भाई मेरे, यही तो तुम्हारा P नॉट है। तो P नॉट की वैल्यू कितना लिखोगे? 0.76 इंटू रो एच जी इंटू जी, यही लिखोगे, ठीक। प्लस हो एक्स्ट्रा और तो आ रहा है ये रो जी, सॉरी रो एच जी, ये भी लिखोगे, इंटू जी लिखोगे, इंटू एक्स लिखोगे। और V2 का वैल्यू मतलब सेकेंड का वॉल्यूम कितना है? इस पॉइंट का वॉल्यूम, इस साइड का वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम आप लिखोगे कि ये 100 माइनस एक्स, मतलब 100 को आप कितना लिखोगे? 1 लिखोगे। कितना लिखोगे? 1 लिखोगे, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, इनटू आप कितना लिखोगे? इनटू V2, ये इंटू कितना लिखोगे? क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इसे जब कॉमन लेके सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, 0.76 रो एच जी इंटू जी, ये सबसे कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया, आपके पास ये बचेगा 0.76 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस कितना हो जाएगा? एक्स। यही चीज आपको देखने को मिलेगी। अब जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आप इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके जाओगे। देखो, अच्छे से देखो, तो कितना होगा? 0.76 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.76 प्लस ओ एक्स माइनस 0.76 एक्स, और माइनस का कितना हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर, ये चीज होगी। इसे आप सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, यही होगा। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? प्लस का कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा, प्लस का 0.24 लिख लो, प्लस का 0.24
एक्स। ठीक। और ये टर्म कैंसिल इज इक्वल टू जीरो। कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं। हाँ, ये माइनस का एक्स स्क्वायर छूट रहा है ना। देखो, एक्स की जो वैल्यू है वो 0.24 मीटर आया। मतलब कितने हाइट तक? 24 सेंटीमीटर तक आप इसे क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। ठीक। यही चीज था या कुछ और होगा? यही होगा भाई। चलें आगे। बोलो, बहुत लंबी वीडियो बन जा रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सब अपने आप में यूनिक है, इसलिए मैं सब करवाते चल रहा हूँ। ठीक है। चलो, अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं, लेकिन समझने लायक है। ठीक है। देखेंगे धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि स्किप करते हैं कुछ भी। ठीक है। अभी तो मतलब इसके बाद 5 क्वेश्चन बचे। ये इसको मिला के 5 क्वेश्चन बचे। ठीक है। चलो, बोला होना चाहे 2 घंटा हो जाए, लेकिन ये पूरा बन के आएगा। देखो, इस पे क्या बोल रहा है? एन आइडियल गैस इज filled in cylinder which is fitted with a movable non-conducting piston as shown in figure. ठीक। The gas in the cylinder is heated slowly. The gas expand in piston move towards right. If the temperature of the gas increased slowly T naught from T naught to 2T naught, find the displacement of the piston given atmospheric pressure P naught and area of cross section of the cylinder is A। ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया। ठीक है। अब यहाँ तक तो क्वेश्चन में बढ़िया अच्छा खासा मेंशन कर लिया है, ये बस पूछ लिया कि कितना डिस्प्लेस करेगा। देखो, क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि एक आइडियल गैस है, फील्ड है सिलेंडर पे मेरे पास, और वो भी कैसा? मूवेबल नॉन कंडक्टिंग पिस्टन से। मतलब नॉन कंडक्टिंग मतलब अंदर की हीट बाहर नहीं जानी चाहिए, इस तरह का एक पिस्टन। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? गैस को सिलेंडर क्या कर रहा है? हीट कर रहा है, वो भी कैसा? स्लोली हीट कर रहा है। और गैस क्या कर रहा है मेरे पास? एक्सपंड कर रहा है, एंड पिस्टन जो है वो मूव करना स्टार्ट कर रहा है टूवर्ड्स राइट। कैसा मूव कर रहा है? धीरे धीरे राइट साइड को मूव करना स्टार्ट कर रहा है। इफ द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज स्लोली टी नॉट टू 2T नॉट के लिए। ठीक है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? पी नॉट है। ठीक। एरिया ऑफ गिवन मेरे पास कैसा बोल रहा है कि कितना पिस्टन डिस्प्लेस करेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। बस एक सिंपल सा ऐसा प्रोसेस बता देना है। अब बताओ। तो अच्छा ये बताओ, इस कंडीशन में मेरे पास कैसा होगा? कांस्टेंट होगा या वेरिएबल प्रेशर होगा? बोलो। इस पूरी प्रोसेस पे देखो स्लोली हीट कर रहा है, और ये मूव कर सकता है, मतलब ये कैसा प्रोसेस है? आइसोबरिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? आइसोबरिक प्रोसेस है। ठीक। अब देखो, अब ये चीज है कि मेरे पास जैसे अगर इनिशियल कंडीशन पे कहा जाए कि मेरे पास जैसे यहाँ पर एक ये इस तरह से कुछ है। ठीक है। एक सिलेंडर का एक पोर्शन है कुछ इस तरह से। ठीक। और ये कुछ इस तरह से। ठीक। और ये यहाँ पर से ये यहाँ पे होगा। ये पी नॉट होगा, वी नॉट होगा, और ये कौन सा होगा? टी नॉट होगा, कुछ इस तरह से है। तो इनिशियल टाइम पे जो वॉल्यूम है वो तो मेरे पास कैसा है? इनिशियल की कंडीशन का तो सब मेंशन है। ठीक है। इनिशियल टाइम के लिए आपको प्रेशर पी नॉट है, वॉल्यूम वी नॉट है, और टेम्परेचर कौन सा है? टी नॉट है। बट फाइनल की कंडीशन पे क्या हो रहा है
कि जैसे मैं इनिशियल पोजीशन से अब हीट प्रोड्यूस करवाना स्टार्ट किया, तो यहाँ से ये डिस्प्लेस करके कुछ आगे बढ़ गया। कैसा हो गया? डिस्प्लेस करके थोड़ा आगे बढ़ गया, तो यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सा मेरे पास x है। कौन सा मेरे पास x है। ठीक। तो ये जो फाइनल कंडीशन होगा, जो फाइनल प्रेशर होगा, वो मेरे पास कैसा होगा? प्रेशर अभी भी पी नॉट होगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा मुझे नहीं मालूम है, कितना डिस्प्लेस करेगा, बट हाँ ये मालूम है कि जो वी नॉट है उसमें से कितना क्रॉस सेक्शन एरिया इसकी ए गिवन है, तो ए इंटू एक्स हो जाएगा, इतना तो मालूम है। और टेम्परेचर कहाँ तक चला गया? 2T नॉट तक चला गया। अब पूरी कहानी मुझे क्लियर है। अगर आइसोबैरिक प्रोसेस है तो आप कहते हो कि प्रेशर कांस्टेंट है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसा होता है? टेम्परेचर। यही आप कहते हो। मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि मैं ये कहूँ कि मुझे V1 बाय ओ V2 का जो रेशियो होगा वो T1 बाय T2 के रेशियो के इक्वल होता है। कैसे आप कहते हो? आप ही देखो, PV इज इक्वल टू, जब nRT आप लिखते हो तब आप ही तो कहते हो कि V इज इक्वल टू NR बाय ओ P इंटू T। तो V क्या होता है आपके पास? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर होना स्टार्ट होता है। यहीं से तो स्टार्ट होता है। तो अगले स्टेप पे देखो, ये V1 है, तो V1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? V नॉट। और V2 की वैल्यू कितनी है? V नॉट प्लस A इंटू एक्स। ठीक। और T1 की वैल्यू फिर से T नॉट है, और फाइनल टेम्परेचर T नॉट है। आपके पास x की मात्र वैल्यू फाइंड कर, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये टी नॉट कैंसिल, तो ये वी नॉट हो गया, ये टू वी नॉट हो गया, और वी नॉट प्लस ओ ए इंटू एक्स हो गया। तो वी नॉट इज इक्वल टू ए इंटू एक्स हो गया। तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई वी नॉट बाय ए डिस्प्लेसमेंट हुआ है। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? वी नॉट बाय ए डिस्प्लेसमेंट हो गया। देख लो, एक इजी सा फॉर्मेट था, इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी था ये, था। और आगे बढ़े क्या? ए भाई मैं पढ़ा देता हूँ, पहुंच करके देख लेना, क्योंकि फिर दोबारा उठ के जाना फिर आना बड़ा हेक्टिक होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी चार ही बचा है मेरे पास। चलो इस क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फिगर शो ए हॉरिजॉन्टल सिलेंडर विथ टू सेक्शन ऑफ अनइक्वल क्रॉस सेक्शन in which 2 points of area A1 and A2 can move freely. A1 and A2 can move freely. The piston are joined together. The piston are joined together with an inextensible string, and the space between the piston is filled with an ideal gas. The whole system is in equilibrium. If the atmospheric pressure is P naught, then determine the pressure of the gas. पहला क्वेश्चन। दूसरा, if the gas is heated, in which direction will the piston move? अगर गैस को हम हीट किए तो पिस्टन किधर मूव करेगा, ये मुझे बताना है। ठीक है। अब ऐसा है कि दो, एक कैसा है फिगर, अच्छा मैं इसको थोड़ा लार्ज साइज का कर दूं पहले। हाँ, अब दिखना स्टार्ट हो गया। क्या बोल रहा है कि मेरे पास कैसा है, एक फिगर गिवन है कि हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है, दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया, एक साइड का A1 है और एक का A2 है, दोनों फ्रीली मूव करने के लिए, और दोनों को कैसा पिस्टन को ज्वाइन कर दिया गया है टुगेदर विथ एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स। एयर स्पेस जो है उनके बीच का वो आइडियल गैस से फिल कर दिया। और होल सिस्टम किस में है मेरे पास? इक्विलिब्रियम। सभी सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में है। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज पी नॉट, अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर पी नॉट है, तो मेरे पास डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ द गैस फाइंड करना है। ठीक है, कि गैस का प्रेशर कितना हो। चलो भाई इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट स्टेप से। ठीक। देखो, अगर मैं इसके प्रेशर की बात की इस तरह से, ठीक, तो मेरे पास ये
यहाँ पर से ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ठीक, इधर का जो प्रेशर है, ये प्रेशर कितना है मेरे पास, पी नॉट इंटू ए वन होगा। इधर से ये फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, एटमॉस्फेयर। ठीक, दूसरे साइड भी कुछ इसी तरह से एटमॉस्फेयर फोर्स लगा रहा हो। ठीक, तो इसकी डायरेक्शन किधर हो रही होगी, इस डायरेक्शन पे ये लगा रहा होगा, पी नॉट इंटू ए टू, ऐसा ही लगा रहा होगा। एक स्ट्रिंग के थ्रू ये कनेक्टेड है, ऐसा। ठीक है, अब स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है तो एक्चुअल में अंदर का प्रेशर इस दोनों को ऐसे दूर कर रहा होगा। नहीं तो अगर एटमॉस्फेयर का बस होता तो ये तो ऐसे चिपक गया होता कहीं ना कहीं आके। तो एक्चुअल में अगर स्ट्रेच कर रहा होगा, इस साइड ये खींच रहा होगा, तो मेरे पास हमेशा टेंशन फोर्सेस किस नेचर का होता है, पुलिंग नेचर का। यही होता है, अंदर की गैस भी तो प्रेशर लगा रही होगी। ये प्रेशर कितना हो रहा होगा, पी इंटू गैस के हर पॉइंट का प्रेशर कैसा हो रहा होगा, सेम हो रहा होगा। तो इधर भी ये अप्लाई कर रहा होगा, पी ए, यही चीज हो रहा होगा। ठीक, तो पिस्टन वन के लिए अगर मैं देखूं, अब मेरे पास दो अननोन है, एक टेंशन और एक कौन सा, पी। ठीक, दो अननोन, दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो पिस्टन फर्स्ट के लिए अगर मैं देखा, पिस्टन किसके लिए देख रहा हूं मैं, फर्स्ट के लिए देख रहा हूं, तो मेरे पास ये कौन सा होगा, पी ए वन। ठीक, इज इक्वल टू टी प्लस पी नॉट ए वन, यही होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये पिस्टन ऑफ फर्स्ट के लिए हुआ, जहां पर से मैं इसके प्रेशर की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं कि मेरे पास ये कितना हुआ, पी नॉट प्लस टी बाय ए वन। ठीक, इसी तरह से होगा। इसी तरह से पिस्टन नंबर सेकंड के लिए कैसा होगा मेरे पास, ये बताओ। पिस्टन सेकंड के लिए ये चीज कितनी देखने को मिलेगी, बोलो, पी इंटू ए टू इज इक्वल टू टी प्लस पी नॉट इंटू कितना हो जाएगा, ए टू, जहां से पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस टी बाय कितना हो गया होगा, ए टू हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक, मुझे प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया, क्या बोल दिया है, प्रेशर कैलकुलेट करने को बोल दिया है। अब अगर अच्छे से देखो तो क्या दोनों A1 और A2 सेम है क्या, बोलो। A1 और A2 सेम है क्या, नहीं। अगर A1 और A2 सेम नहीं है, अगर A1 और A2 सेम नहीं है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक स्ट्रिंग दो डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई करके या दो डिफरेंट टेंशन प्रोड्यूस करे? क्योंकि देखो, P इंटू ए टू की वैल्यू डिफरेंट होगी और P इंटू ए वन की वैल्यू डिफरेंट होगी या नहीं होगी। तो टेंशन कैसे दोनों के लिए सेम, टेंशन दोनों के लिए कैसे सेम हो सकता है, बोलो। नहीं हो सकता ना। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब मेरे पास टी की वैल्यू कितनी हो, जीरो। या नहीं तो आप इसे और इसे लेके सॉल्व करना स्टार्ट करो, आपको तुरंत दिखेगा। या फिर मैं देखता हूँ, देखो क्या कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन को थोड़ा अपने नंबर चेंज करके देता हूँ। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड करता हूँ। चलो, जो चीज मैं बताना चाहता हूँ, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को बस सब्सट्रैक्ट कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड से, खुद दिखेगा। तो ये कितना हो जाएगा, A1 माइनस A2 हो जाएगा। ठीक, और ये कौन सा हो जाएगा, P हो जाएगा। ये दोनों में से टेंशन टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर से P नॉट कॉमन लिखोगे, A1 माइनस A2 लिखोगे, और फिर से ये कैंसिल आउट होगा, मतलब P की वैल्यू P नॉट के इक्वल हो। मतलब एक स्ट्रिंग में तो इक्वल टेंशन हो, पहली बात
ये प्रोड्यूस ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों की क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है, तो दो अलग अलग फोर्सेस रहेंगे। और जबकि आउटर साइड का प्रेशर तो सेम ही है, चलो ठीक है हटाओ, उतना सारा किचकिचाप मत ही पालो उतने डेप्थ पे। लेकिन ये चीज समझ लो कि इंटरनल प्रेशर और मेरे पास ये कैसा होगा, सेम होगा। तो जब आप ये वैल्यू पुट करोगे कि P की वैल्यू P नॉट के इक्वल हो जाएगी, तो आपको मिलेगा कि टेंशन की वैल्यू कितनी है, 0 है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ तब बैलेंस है जब स्ट्रिंग में कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द गैस इज हीटेड, इफ द गैस इज हीटेड इन विच, मतलब सॉरी, इन विच डायरेक्शन विल द पिस्टन मूव। क्या बोल रहा है, इफ द गैस इज हीटेड, इफ द गैस इज हीटेड इन विच डायरेक्शन विल द पिस्टन मूव। अगर मैं गैस को हीट करूं तो मुझे पिस्टन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये बताना है। बोलो। देखो, अगर मैं गैस को हीट किया, अगर गैस को हीट किया तो वॉल्यूम क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। वॉल्यूम क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। अब मैं अगर लिखना स्टार्ट किया, इफ कैसा होगा मेरे पास, इफ टेम्परेचर इंक्रीज, इफ टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मेरे पास प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। तो प्रेशर इसका भी बढ़ेगा और प्रेशर इसका भी बढ़ेगा। एक स्ट्रिंग में दो डिफरेंट टेंशन तो नहीं हो सकते। तो मेरे पास अगर नहीं हो सकता तो हमेशा PA2 की वैल्यू ज्यादा होगी कंपेयर टू PA1। तो मतलब ये किस डायरेक्शन पे दोनों मूव करेंगे, शिफ्ट किस डायरेक्शन में करेंगे, शिफ्ट, शिफ्ट टूवर्ड्स राइट। किस डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट की डायरेक्शन पे मूव करेगा। ठीक है, चलें आगे इसके बाद, और आगे बढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ ना, अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट ही हुआ, अभी कितना ही क्वेश्चन बचा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, अब जैसे ये क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एन आइडियल गैस इज filled in an insulated cylinder fitted with an movable piston connected with an ideal spring of force constant K as shown in figure. Initially, spring is relaxed and gas in the piston has volume V naught and temperature T naught. Now, the gas in the cylinder is heated slowly so that the piston slide towards right to a distance x. Find final pressure and temperature of the gas. ठीक, given atmospheric pressure P naught and area of cross section of the cylinder is A बोला हुआ है। ऐसा क्वेश्चन पे एक सिंपल सिंपल सा फॉर्मेट गिवन है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक आइडियल गैस है, उसको फील्ड किया गया इंसुलेटेड सिलेंडर में। ठीक, और मूवेबल पिस्टन है, कनेक्ट किया गया है आइडियल स्प्रिंग से जिसका फोर्स कांस्टेंट K है एज शोन इन फिगर। इनिशियली स्प्रिंग कैसा है मेरे पास, रिलैक्स, स्प्रिंग में कोई भी स्ट्रेचेबल नहीं है। और गैस इन द पिस्टन कितना है, वॉल्यूम वी नॉट एंड टेम्परेचर कितना है T। नाउ द गैस इन द सिलेंडर इज हीटेड स्लोली so that the piston slide towards right to a distance x साइड मूव कर रहा है एंड द फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। ऐसा सिंपल सा है। बहुत स्लोली हीट करने से क्या क्या हो, क्या प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा क्या, बोलो। नहीं आएगा क्या, लास्ट टाइम पे क्वेश्चन पे जब स्लोली वो किए थे, हीट किए थे, तब प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं आया था। इस बार होगा, क्योंकि पिछले बार स्प्रिंग नहीं था, इस बार कैसा है, स्प्रिंग है। और स्प्रिंग के प्रेजेंट होने के कारण, स्प्रिंग के प्रेजेंट होने के कारण सारी चीजें अब चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब सारी चीजें चेंज होगी तो अब किस तरह से क्या क्या चेंजेस होगा, ये चीज देखना स्टार्ट करो। ठीक, तो अब जैसे दो अलग अलग कंडीशंस है,
पहले अगर जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एक पिस्टन है, मतलब एक सिलेंडर है, कुछ इस तरह से है, ठीक, और ये इस तरह से एक हीटर के थ्रू ऐसे कनेक्टेड है। इसमें कौन सा घर भरा है? गैस भरा है, नॉन कंडक्टिंग की कंडीशन पे है, और कुछ इस तरह से ऐसा। ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी है इसके लिए? ए है। अब यहाँ पर ये पहली कंडीशन पे, लेकिन जैसे ही हीट एनर्जी देना स्टार्ट करोगे तो यहाँ से मूव करके किसी दूसरे पोजीशन पे जाएगा, किसी दूसरे पोजीशन पे जाना स्टार्ट किया, जिसका जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। अब यहाँ से स्प्रिंग में एक अनस्ट्रेचेबल फोर्स लगेगा, ठीक, सॉरी, अब कैसा होगा? स्प्रिंग कंप्रेस होगी, तो जो फर्स्ट कंडीशन था, इनिशियल कंडीशन पे आपको जो देखने को मिलेगा इनिशियल, वो कैसा देखने को मिलेगा कि देखो इस तरह से पिस्टन था, इसको हटा देते हैं, एक सिंपल सा ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। अंदर साइड प्रेशर कितना था मेरे पास? पी नॉट था गैस का, ठीक, एरिया ए था, इतना ही मेरे पास बाहर साइड से भी प्रेशर आ रहा था, पी नॉट ए था, ठीक है। मतलब इनिशियल कंडीशन पे जो गैस का प्रेशर था वो मेरे पास किसके इक्वल था? पी नॉट के इक्वल था। ये कौन सा मेरे पास? पी गैस का कह सकते हो, और ये कौन सा मेरे पास? पी नॉट की जगह पे मैं इसे एटमॉस्फेयर का लिख लेता हूँ, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये दोनों इक्वल था इनिशियल कंडीशन पे, कहीं कोई हमें दिक्कत नहीं थी। मतलब इनिशियल कंडीशन पे मैं ये कह सकता हूँ कि पी एटमॉस्फेयर की जो वैल्यू है वो पी गैस के इक्वल थी, जो कि किसके इक्वल है? क्वेश्चन पे मेंशन है पी नॉट के। ये इनिशियल कंडीशन पे क्वेश्चन पे मेंशन, ठीक। अब जब हीट गिवन की, क्या किए हो? हीट गिवन किए हो तो आपके पास क्या बढ़ गया? फाइनल कंडीशन पे कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुआ ना भाई। फाइनल कंडीशन पे आप देखो, अब फाइनल कंडीशन पे जैसे ही पहुंचोगे तो आप क्या कह रहे हो कि अंदर का प्रेशर अब क्या हो गया है? चेंज हो गया है, जो कि किसके इक्वल है? पी इंटू ए के इक्वल। बट क्या बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हुआ क्या? नहीं, अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही है और एरिया वही है। बट स्प्रिंग क्या हो गई? कंप्रेस हो गई, जिसके कारण स्प्रिंग भी इस पे एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? के इंटू एक्स, ठीक। फाइंड द फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस पूछ लिया होगा, बस इतना सा क्वेश्चन पे मेंशन, ठीक। तो देखो फाइनल प्रेशर कितना होगा, तो आप ये देख सकते हो कि पी ए इज इक्वल टू के एक्स प्लस पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू ए, ठीक। तो जहां से ये मेरे पास कौन सा है? P है, और ये कौन सा हुआ? P एटीएम की वैल्यू कितना हो गया? P नॉट, और ये प्लस कितना हो गया? के एक्स बाय ओ कौन सा हो गया? ए। ये मेरे पास फाइनल प्रेशर हो गया, ठीक है। अब ये फाइनल प्रेशर तो हो गया, अब मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? टेम्परेचर भी तो चाहिए। टेम्परेचर भी तो पूछा ना, फाइंड द फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। फाइनल प्रेशर तो मैं फाइंड कर लिया कि प्रेशर मेरे पास एक पॉइंट पे मिल गया, ठीक है। अब मेरे पास टेम्परेचर कैसे मिले? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेम्परेचर को लेके। अब कुछ ऐसा दिख भी नहीं रहा है टेम्परेचर के साथ रिलेशन। इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट है, फाइनल के लिए कैसे जाओ? तो देखो इस प्रोसेस में चाहे जो हो जाए, वो टेम्परेचर के लिए जब जाना स्टार्ट करो, किसके लिए जाना स्टार्ट करोगे? टेम्परेचर के लिए। तो कुछ और हो या ना हो, एन कैसा? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल जो है वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा मतलब एन की वैल्यू कैसी रहेगी? कांस्टेंट। तो एन इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? पी नॉट वी नॉट अपॉन गैस कांस्टेंट इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट, और फाइनल कंडीशन का जो प्रेशर है
वो कितना है मेरे पास P, यही है, ठीक। और वॉल्यूम कितना है V है, मुझे नहीं मालूम है फाइनल वॉल्यूम कितना है, R है, और टेम्परेचर T है। मुझे यही टेम्परेचर फाइंड करना है, और P की वैल्यू मुझे मालूम है। P की वैल्यू तो फाइनल कंडीशन पे मैं कैलकुलेट करके बैठा हूँ, P की वैल्यू मैं कैलकुलेट करके बैठा हूँ। तो अब देखो, आपको कहीं से V मिल गया तो आपका फाइनल काम हो जाएगा। देखो, T की वैल्यू R और R तो उड़ा ही दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। T इज इक्वल टू P नॉट V नॉट अपॉन कितना हो जाएगा, T नॉट, और ये कितना हो गया यहाँ पर से, ये P नॉट V नॉट अपॉन T नॉट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, T की वैल्यू कैलकुलेट करनी, सॉरी 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 सॉरी। तो ये T की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये P हो गया, ये V हो गया, अपॉन में कितना हो गया, P V T नॉट, ये इधर गया, और डिनोमिनेटर में ये कौन सा आ गया, P नॉट V नॉट आ गया, ये चीज पी वी अपॉन पी नॉट वी नॉट और टी, ये आ गया। लेकिन अभी भी क्वेश्चन पे दो अननोन, एक प्रेशर और एक वॉल्यूम। तो देखो, इनिशियल वॉल्यूम कितना था मेरे पास, अगर मैं कहूँ कि इनिशियल वॉल्यूम जो था वो हमारे पास कितना क्वेश्चन पे मेंशन है, वी नॉट। तो फाइनल वॉल्यूम कितना है मेरे पास, फाइनल वॉल्यूम जो है वो मुझे कितना है, वी नॉट प्लस ई इंटू एक्स के इक्वल है। तो जहां पर से ये कौन सा हुआ, P की वैल्यू कितना हुआ, P नॉट प्लस के एक्स बाय ए, और अगले स्टेप में जो V की वैल्यू है वो कितना हुआ मुझे, V नॉट प्लस ए एक्स, और अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास, इंटू ये T नॉट हो गया, और ये P नॉट हो गया, ये V नॉट हो गया। आप देख लो, आपका काम हो गया। यही आपके पास फाइनल क्या है, टेम्परेचर की वैल्यू है। ये वैल्यू आपको यूज करनी है, बस हो गया। टी नॉट अपॉन पी नॉट इंटू वी नॉट, और मेरे पास इंटू में कितना हो गया, पी नॉट प्लस के एक्स बाई ओ पे। देखो, सब नोन क्वांटिटी के फॉर्मेट में आंसर, देख लो एक बार। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहा हूँ कि देख लो, नहीं तो कोई मुझे जरूरत नहीं थी ऐसा कहने का। देख लो, चलें आगे। चल, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसे देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ए वेसल कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट ए प्रेशर ऑफ 10 atm and temperature of 47 degrees centigrade, it is found that because of leak, the pressure drop 5 by 8th of its original volume। मतलब जो ओरिजिनल में वॉल्यूम है, मतलब जो भी वैल्यू ओरिजिनल में है उसका कितना, 5/8 प्रेशर क्या हो गया है, ड्रॉप हो गया, 5/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, एंड द टेम्परेचर फॉल 27 डिग्री सेंटीग्रेड। Find the volume, find the volume of the vessel and the mass of oxygen that is leaked out। क्या क्वेश्चन पे बोल रहा है, a vessel containing 1 gram of oxygen at a pressure of 10 atm, at a pressure of 10 atm and a temperature of 47 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब एक वेसल है जो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले रहा है, कितने प्रेशर पे, मेरे पास 10 atm पे, और जहां पे उसका टेम्परेचर कितना है, 47 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज फाउंड दैट बिकॉज ऑफ लीक, इट इज फाउंड दैट बिकॉज ऑफ लीक द प्रेशर ड्रॉप टू 5/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। The pressure dropped to 5 by 8th of its original value, and the temperature fall 27 degrees centigrade. Find the volume of the vessel and the mass of oxygen that is leaked out। तो देखो, अब अगर मैं ये कह रहा हूँ
मेरे पास एक वेसल से कैसा लीक हो रहा है कुछ चीज, तो क्या वेसल के वॉल्यूम में कोई चेंजेस होगा क्या? नहीं। वॉल्यूम कैसा होगा मेरे पास? कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। बट क्या पीवी इज इक्वल टू एन आर टी से आप सोचो क्या और कोई भी चीज कांस्टेंट होगी क्या? नहीं। बाकी सब चीजें कैसी होंगी? वेरिएबल। तो अगर मेरे पास 5/8 वॉल्यूम पहुंचा है, सॉरी प्रेशर ओरिजिनल का पहुंच गया है, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स भी तो चेंज हो रहे होंगे। नंबर ऑफ मोल्स भी तो चेंज हो रहे होंगे, क्योंकि N1 की जो वैल्यू है इनिशियल केसेस में 1 ग्राम ऑफ मास है, और उसका जो मोलर मास गिवन होता है वो कितना है हमारे पास? 32। ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए कितना है? 32 है, ग्राम पर मोल होता है। ठीक। तो यहाँ पर से मोलर मास इसका कितना आ गया मेरे पास? ये ग्राम में गिवन है और ये ग्राम पर मोल गिवन है। तो जहां पर से इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 1/32 मोल है। N1 की वैल्यू तो है मेरे पास। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो N1 R इंटू T1/P1 हो जाएगा। सिमिलर कितना हो जाएगा? N2R T2। और ये कौन सा हुआ? P2। R और R कैसा है? कांस्टेंट है, कैंसिल आउट हो जाएगा। N1T1/P1 इज इक्वल टू N2T2 बाय ऑफ कौन सा हो जाएगा? P2 हो जाएगा। यही चीज होगी। देखो N1, अब मुझे N2 की वैल्यू पहले काउंटिंग करना है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो मेंशन किया। ठीक है। तो देखो अगर मुझे N2 की वैल्यू काउंटिंग करना है, मतलब N1 हो गया इंटू T1 बाय ऑफ कौन सा हो गया? T2। ठीक। अगले स्टेप पे कौन सा हो गया मेरे पास? N1 T1/T2, और ये P2 बाय ऑफ कौन सा हो गया? P1 हो गया। इतनी चीज क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो N2 की वैल्यू गिवन है, N1 की वैल्यू कितना है? 1/30। T1 की वैल्यू कितना है मेरे पास? पहले स्टेप टेम्परेचर कितना? 47 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 273 प्लस ऑफ 47 आपको लगभग लगभग जाएगा कितना? 420, नहीं सॉरी 420 बोल रहा हूँ, 320 जाएगा। कितना जाएगा? 320 कैल्विन। और T2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 300 कैल्विन। ठीक। और तो और ये तो हुआ प्रेशर। अब प्रेशर P2 की वैल्यू कितना है? 5/8। वो कौन सा? P1। और डिनोमिनेटर में P1 रहेगा। तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप N2 की जो वैल्यू कहोगे तो वो कितनी हो जाएगी? यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो ये 10 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1/30 इंटू 5/8। ये कैंसिल आउट हुआ है, 6 हो गया। तो N2 की वैल्यू कितना हो गया मेरे पास? 1/48 मोल। इतना मोल बचा। ठीक। तो मेरे पास ये बोला फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द वेसल एंड द मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज लीक्ड आउट। तो जो मेरे पास मास लीक हुआ है वो कितना हुआ है? मास जो लीक आउट हुआ है वो कितना हुआ है? तो देखो जो मास लीक आउट हुआ है, जो मास लीक आउट हुआ है, लीक्ड आउट हुआ है, वो कितने में से? 1 ग्राम में ही से तो लीक हुआ है। 1 माइनस ऑफ 1/48, यही लिखोगे। 1/48 मोल है। और तो और इनटू कितना लिख दोगे? 32। यही तो आप काउंटिंग करोगे, मास में कन्वर्ट करना है आपको। तो क्या करोगे? N2 इंटू मोलर मास। मोल इंटू मोलर मास का मल्टीप्लीकेशन उसका मास कहला जाएगा। तो आप इसे कितना कहोगे? ये कितना हो जाएगा? 2। और ये कितना हो जाएगा? 3। ये हो जाएगा 1/3 ग्राम। इसका मास क्या हो गया है? आउट हो गया है। इतना मास इसका आउट हो गया। ठीक। अब वॉल्यूम ऑफ वेसल पूछ लिया है, तो क्या दिक्कत है? अब वॉल्यूम ऑफ वेसल कांस्टेंट है, ये हमें मालूम है, कितना है ये नहीं मालूम ना। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना हो जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ वेसल जो आपको देखने को मिलेगा, ये वेसल की वैल्यू जो होगी तो वो कितनी हो जाएगी? N1 R T1 बाय ऑफ कौन सा हो जाएगा? P1।
तो V इज इक्वल टू N1 की वैल्यू कितना है 1/32, R की वैल्यू 8.31 है और टेम्परेचर की वैल्यू कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा और प्रेशर 10 टाइम ऑफ कहा है एटमॉस्फेरिक, तो 10 हो गया एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 द पावर ऑफ 5 हो गया। तो बस इसे सॉल्व करिए ना, आपको क्या दिक्कत है, ये हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा, ये 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप कहोगे कि 8.31 इंटू 10 द पावर ऑफ -5 मीटर क्यूब कह दोगे, क्या ही दिक्कत पड़ेगा। बस, या लीटर में पूछा होगा तो इसे लिख दोगे कि ये मेरे पास कितना 10 द पावर ऑफ मिलीलीटर में 6 चाहिए, तो 2 हट जाएगा तो 0.0831 लीटर कह दोगे, हो गया, खत्म कहानी। और क्या बताओ, यही तो चीज बस सिंपल सिंपल पूछा था कि और कुछ भी पूछा है, बोलो। और कुछ तो नहीं पूछा था ना। चले आगे, चल अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चल, उसके बाद नहीं रहेगा, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, जस्ट 99 में चैप्टर खत्म, हो सकता है 100 भी पहुंचा दे, ठीक। चल, तो जैसे इसके सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं, सॉल्यूशन मैं पहले लिख लेता हूँ इस क्वेश्चन पे, और मुझे भी अब आ रही है नींद और रात्रि के हो चुके हैं 11:32, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी टाइम नहीं दिख रहा, नहीं तो इधर कॉर्नर पे दिख रहा था। चलो देखो, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल वेसल ए एंड बी, each of volume V naught joined together with a small tube as shown in figure, initially containing the same gas at pressure P naught and absolute temperature T naught. The vessel A is now heated to maintain its temperature 2T naught. अब क्या है कि वेसल ए को हीट किया गया है और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कितना 2T नॉट, while the vessel B is maintained at the same temperature कौन सा T नॉट, ठीक। Find the number of moles of the gas in each vessel, find the common pressure of the gas, ऐसा क्वेश्चन पे मेंशन किया है, सिंपल सा पूछा, ठीक। अब देखो, एक साइड ऑफ मेरे पास वी नॉट टी नॉट था, पहले सब बैलेंस था, ये में कहीं से हीट प्रोवाइड किया और ये हुआ कि मेरे पास उसका टेम्परेचर टी नॉट से पहुंचा दिया 2T नॉट, ठीक। और वेसल जो बी है उसको सेम टेम्परेचर में, द वेसल बी इज मेंटेनेड एट द सेम टेम्परेचर कहाँ पे मेंटेन किया गया है टी नॉट में। तो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इन ईच वेसल कितना होगा, मुझे ये बता, ठीक। अब देखो, टेम्परेचर तो वेरी कर रहा है भाई, कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है ना, कि है किसी में, देख लो एक बार, देखो टोटल नंबर ऑफ मेरे पास कितने हैं, टोटल नंबर के लिए तो अपने पास फिक्स है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, वो अपन डिसाइड कर चुके हैं, टोटल नंबर n होंगे, क्योंकि दोनों के लिए कैसा है, दोनों का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2V0 हो जाएगा। प्रेशर अभी इनिशियली कैसा है, इनिशियल कंडीशन पे चलो मैं मेंशन करता हूँ, स्टार्ट करते हैं। इनिशियली मेरे पास प्रेशर कैसा है, दोनों का प्रेशर कितना है P0 है, इनिशियली मेरे पास एक का प्रेशर कौन सा है P0 है, टेम्परेचर कौन सा है T0 है, बट वॉल्यूम कितना है मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ V0 है। ऐसे मत करना कि वॉल्यूम दोनों का V0 दोनों ऐड होके 2V0 हो जाएंगे, टेम्परेचर सेम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आएगा, प्रेशर सेम आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं मेरे पास यहाँ पर से बता दो, इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स जो हैं दोनों में मिला के वो कितने हैं मेरे पास, यहाँ पर से लिखोगे कि ये P0 इंटू 2V0 और अपॉन में क्या लिख दोगे R इंटू T0, ये हो जाएगा, ठीक। अब दोनों इनिशियल कंडीशन पे तो दोनों सेम रखेंगे कि नहीं रखेंगे, अलग अलग रखेंगे, दोनों सेम रखेंगे, लेकिन जैसे हीट एनर्जी प्रोवाइड करो, जैसे ही हीट एनर्जी प्रोवाइड करो क्या हो, सोचो,
क्या दोनों में, अगर मैं इनिशियली मैं ये कह देता हूँ कि इनिशियली बोथ है सेम मोल, ठीक, बट जैसे मैं टेम्परेचर दूंगा, जैसे ही मैं टेम्परेचर दूंगा तो मेरे पास ए पॉइंट का टेम्परेचर टी नॉट से पहुंचा दिया मैं कहाँ पे, टू टी। टेम्परेचर तो चेंज हो गया भाई, बट कुछ और हो सकता है क्या? और बी का टेम्परेचर अभी भी कांस्टेंट मेंटेन कर रहा है, वो भी कितना, टी नॉट, while the vessel B maintain the same temperature B नॉट। तो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मोल्स तो बढ़े हों, मोल्स ए से मूव करके चाहे बी में आए हों चाहे बी से मूव करके ए में जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। क्यों? क्योंकि अब टेम्परेचर दोनों का कैसा है, डिफरेंट है। प्रेशर कांस्टेंट हो इसकी कोई गारंटी नहीं। फिर देखो, आर कांस्टेंट हो, मोल कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट। फिर क्या प्रेशर दोनों का कांस्टेंट होगा क्या? देखो, इस प्रोसेस में टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक का टेम्परेचर टू टी नॉट है और एक का टेम्परेचर कितना है, टी नॉट है। तो अब क्या होगा, देखो अब जो होगा, अब ए पॉइंट का प्रेशर, ए पॉइंट का प्रेशर कितना है, पी नॉट से चेंज हो रहा होगा। एजम्पशंस करो कि ए पॉइंट का प्रेशर पी है, वॉल्यूम कितना है, वी है, ठीक। तो एजम्पशंस कर रहा हूं मैं कि ए पॉइंट के लिए तो मेरे पास चेंजेस हो रहा होगा, अब चीजें चेंज हुई होगी। थोड़ा सा सोचो, काम बन जाएगा क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। हाँ, वॉल्यूम अभी भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम कैसा होगा, कांस्टेंट, क्योंकि टू वी नॉट से ज्यादा वॉल्यूम कहाँ जाएगा। वॉल्यूम तो एक सिलेंडर फिक्स कर दिया तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो। फिर प्रेशर, प्रेशर देखो, देखो 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 प्रेशर कैसा होगा। देखो, अगर मैं हीट एनर्जी दे रहा हूँ तो गैस मॉलिक्यूल्स के प्रेशर यहाँ से यहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। टेम्परेचर चाहे जिसमें जैसा भी हो, तो आप ये जानोगे कि प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों? अब यहाँ पर से अगर ये कांस्टेंट हो गया तो आप क्या कहोगे, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। नहीं, अगर मैं ये कहा कि पहले के लिए P इंटू वी की वैल्यू एन ए इंटू आर इंटू टी ए की जो वैल्यू होगी वो दूसरे के एन बी इंटू आर टी बी के इक्वल होगी, तो देखो जब मैं इसे कंपेयर करूंगा तो एन ए अपॉन एन बी की वैल्यू जो होगी वो टी बी अपॉन टी ए के इक्वल हो जाएगी। मतलब जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा उधर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब गैस यहाँ से यहाँ तक के लिए टेम्परेचर जाना स्टार्ट किया, इधर का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की डायरेक्शन पे, ठीक। तो Na की वैल्यू मेरे पास कितना था, इनिशियल में कुछ रहा होगा, Na की वैल्यू कुछ रही होगी, बट B का टेम्परेचर फाइनल में मेरे पास कितना है, फाइनल जब मैं हीट प्रोड्यूस कर रहा हूँ तब कितना है, टी नॉट, और A का टेम्परेचर टू टी नॉट है। और यही है अपने स्टेप में, अगला स्टेप मेरे पास जो मैं वैल्यू लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर से एन बी हो जाएगा। तो जहां से हमें समझ में आया कि एन ए और एन बी का जो रेशियो होगा वो कितना रेशियो में होगा, 1:2 पे होगा। कितने पे होगा, 1:2 पे होगा, ठीक। मतलब Na की जो वैल्यू होगी, Na की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, अगले स्टेप पे बता दो। देखो, Na की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास टोटल वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स का 1/3 हो जाएगा। एक इसके पास होगा, एक इसके पास हो जाएगा, ठीक। तो अगले स्टेप
पे n बाई ऑफ 3 जब रखोगे तो n की वैल्यू कितनी है आपके पास, पी नॉट इनिशियली कितना था 2 वी नॉट और ये कितना हो गया 3 RT नॉट। तो Na की वैल्यू तो इतना है और Nb की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Nb की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2n बाय ऑफ 3, टोटल अमाउंट का n नंबर ऑफ इतना पहुंच गया। तो इसे मैं कितना लिखूंगा 4p0 v0 अपॉन 3RT नॉट। ये है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, ये हुआ Na और Nb की वैल्यू। अब क्वेश्चन पे इसी में बोला फाइंड द कॉमन प्रेशर ऑफ द गैस। तो कॉमन प्रेशर ऑफ द गैस कितना होगा, तो आप देखो यहाँ पर से कंपेयर कर लो, ये बी वाले में आंसर पे आ जाओ। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, इसे इक्वेशन सेकंड लिख लो, किसी भी एक का यूज कर लो, तो कॉमन प्रेशर ही तो हो जा रहा है पूरे में। तो P इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो, P इज इक्वल टू एन बी आर टी बी और वॉल्यूम ऑफ V की वैल्यू कितनी है बता दो। V की वैल्यू कितना है, किसी भी ऑफ में कॉमन प्रेशर पूछा है तो कॉमन दोनों में होगा, तो एक का प्रेशर ऑफ कितना है V नॉट ही तो है, कहाँ कोई चेंजेस हो रहा है। ठीक, तो बस वैल्यू उठाओ और पुट करना स्टार्ट कर दो। तो NB की वैल्यू कितना है मेरे पास 4 P नॉट V नॉट अपॉन 3 RT नॉट। ठीक, और ये कौन सा हुआ R। TB की वैल्यू कितना है, बी का टेम्परेचर T नॉट, नहीं तो ए के लिए लिखते तो 2T नॉट लिखते, और ये कौन सा हुआ V नॉट और V नॉट कैसा हो गया, कैंसिल आउट हो गया, RT नॉट कैंसिल। अगले स्टेप पे बताओ कितना हो गया मेरे पास 4p0 बाय ऑफ कौन सा हो गया 3। यही फाइनल प्रेशर है। बस इस तरह से ये सिंपल सा फॉर्मेट है। ठीक, तो आई होप सो यहाँ तक आपको बहुत मजा आया होगा। ठीक, देखो जहां पर मैं थ्योरी लिखा हूँ वहां पर वीडियो थोड़ी फास्ट कर लिया करना। अब आखिरी है तो ये चीज बताने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में ये चीज देखना। और ये जो मेरी नोट्स बनी है इस नोट को मैं PDF के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको एज अ लिंक अटैच करके कहाँ पे दे दूंगा, टेलीग्राम पे। उसकी लिंक कहाँ पे रहेगी आपके पास, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे नीचे साइड रहेगी। ठीक है, तो टेलीग्राम की उस लिंक पे क्लिक करना और जाके वहां से PDF डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।